और इसलिए ये जो एग्जिट पोल के नंबर है, राजकुमार भाटी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी को दिखा रही है यानी कि एनडीए को लगभग 69, ये एवरेज मैं बता रही हूं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर 11 सीटें, बसपा 0 पर, अन्य 0 पर। कहीं ना कहीं जो आपको उम्मीद थी, आपको लगता है उतनी सीटें आ रही? हाँ, नहीं, हमारी उम्मीद अभी भी बरकरार है और हमें संतुष्टि इस बात की। देखिए नाविका जी, अब तो रिजल्ट ईवीएम में कैद हो चुका, अब जो वोट थे वो पड़ चुके। अब मुद्दे उठाने से या उसमें मतदाताओं में जोश भरने का समय नहीं है। जो यथार्थ है, जो रिजल्ट होगा उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े, हमने जेन्युइन मुद्दे उठाए, लोगों की असली समस्याएं उठाई और हम अपनी बातों पे शुरू के दिन से आखिरी दिन तक अडिग रहे, जमे रहे। भारतीय जनता पार्टी लगातार भटकाती रही, लोगों को गुमराह करती रही, लगातार विषय बदलती रही, लगातार भाषा बदलती रही, अपनी भाषणों का विषय बदलती रही। उस पहली बात तो उसमें हम संतुष्ट हैं कि हमने जेन्युइन मुद्दों के आधार पर लोगों से वोट मांगे। लोगों को उन्होंने अपील भी, हमारे मुद्दों ने अपील भी किया और लोगों ने बहुत समर्थन दिया और काफ़ी अच्छे रिजल्ट की हमें उम्मीद है। जो भी रिजल्ट सामने तो सुधांशु त्रिवेदी जी एक बार फिर एक मॉरल विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं कि उनका वोट शेयर बढ़ा, उनके मुद्दे लोगों को पसंद आए, सीट नहीं मिली तो क्या हुआ? देखिए, राजकुमार भाटी जी ने कहा कि इन्होंने जो मुद्दे उठाए उस पे ये अड़े रहे। अड़े नहीं रहे, इनकी कई रैलियों में इनके कई कार्यकर्ता खंभों पे, टेंट के ऊपर चढ़े रहे और इतना ही नहीं रहा, वो तिरपाल फाड़ के उसके ऊपर अड़े रहे। और हकीकत ये हो रहा है कि इनकी पर्ची जो है वो फाड़ने की नौबत आ गई है। वस्तु स्थिति ये है कि ये कह रहे हैं मुद्दे की बात उठाई, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये वोट जिहाद का मुद्दा किसने उठाया था? उत्तर प्रदेश में एक कहावत होती है, पूरे उत्तर भारत में कहावत है, खुला खेल फर्रुखाबादी। तो भैया फर्रुखाबाद के कैंडिडेट ने वोट जिहाद का मुद्दा उठाया, तो फर्रुखाबाद ने ही आपका खुला खेल फर्रुखाबादी कर दिया कि अंदर की स्थिति क्या थी। बाकी चुनाव गुजर गया, मैं बार बार उस बात को नहीं कहना चाहता, पर मैं विश्लेषण की दृष्टि से एक बात कहना चाहता हूं। सपा की यदि आपके इसमें 11 सीटें दिखाई दे रही, हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं होगा, हमारी सीटें बहुत ज्यादा आने वाली हैं इससे, मगर कांग्रेस उनके लिए लायबिलिटी नहीं, एसेट रही है। अगर सपा का वोट बैंक MY है तो M के पार्ट पर कांग्रेस एक एसेट है, Y के पार्ट पे लायबिलिटी है, तो थोड़ा बहुत तो गम सहना ही पड़ता है। और अगर वो M फैक्टर नहीं होता जोड़ने वाला, तो मात्र M यानी मध्य प्रदेश के चुनाव में जो एक दूसरे को चालू पार्टी और चिरकुट पार्टी कह रहे थे, यूपी में एक दूसरे के साथ आए, तो उसी फैक्टर की वजह से आए। तो मैं मानता हूं कि यदि आपके सर्वे में यह दिखाई पड़ रहा है तो वो भी थोड़ा उसी वजह से है। तो समाजवादी पार्टी को भी, कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए कि वो कोई अगर कहीं पर ठीक ठाक लड़ाई में नजर आएंगे तो उसमें कांग्रेस का भी योगदान है। हां, मगर कांग्रेस के पार्ट पे आप देखिए 4% वोट का मतलब, दर्शकों को पता होना चाहिए, किसी राज्य में 6% वोट यदि होता है तब उस राज्य में उस पार्टी की रिकग्निशन मानी जाती है। राष्ट्रीय दल होने के लिए होता कम से कम 4 राज्यों में आपके 6% से अधिक वोट हो। कोई कैंडिडेट लड़ता है, अगर 6% से कम वोट होता तो जमानत जब्त मानी जाती है। यानी अगर उत्तर प्रदेश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में देखें तो सपा के साथ मिलने के बावजूद उनकी जमानत जब्त है, यह कांग्रेस के लिए एक बहुत गंभीर बात है। और बाकी मैं एक बात और कहूंगा, जो सभा ने कहा था, संजय झा जवाब दीजिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया। चुनाव में एक और बात बताया। नाविका जी, मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का सुधांशु जी, सुधांशु जी अपनी लाइन खत्म कर रहे हैं, 10 सेकंड दे देते। और कह दूं संजय झा जी, एक लाइन। हाँ, बोलिए। संजय झा जी, मैं एक लाइन पूरी कर लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। इस चुनाव ने एक बड़ी मजेदार बात कही, इसने लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर दिया। हम बचपन में सुनते थे कि वामपंथी ये कहते थे कि साहब गरीब एक जाति होती है, सिर्फ 2 ही वर्ग हैं, अमीर और गरीब, और धर्म एक अफीम है। तो अब हम देखने लगे कि वामपंथी विश्लेषक बैठ के जातियों के नाम गिनाते हैं और फिर बताते हैं ये जाति उस तरफ, वो जाति उस तरफ, और उनको इस बात से अदावत होती है जब प्रधानमंत्री कहते हैं गरीब एक जाति है, और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की फुरफुरा शरीफ जैसी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जिसको हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते, हम कहते हैं गरीब है और वो कहते हैं गरीब नहीं जाति है।
तो मुझे लगता है जो चरित्र में बदलाव दिखा है लेफ्ट के, वो भी इस चुनाव का एक चीज है जो विश्लेषक लोग, अब हर्षवर्धन जी वगैरह विश्लेषक हैं और संजय झा जी भी सस्पेंडेड तो हैं मगर विश्लेषक भी हैं, मैं उनको मानता हूं वो विवेकशील व्यक्ति हैं, तो मुझे लगता है वो विवेक से इस बात को जरूर देखेंगे कि ये लेफ्ट राइट करते हुए ना लेफ्ट के रह गए ना राइट के रह गए। संजय झा जी, अब तक 323 सीटें गिनी जा चुकी हैं, उसमें 219 एनडीए की, इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर 80 पर है। अब मैं पूछना चाहती हूं, चुनाव से पहले हमने बहुत डिबेटें की हैं, आप हर बार कहते थे कि इस बार देख के रखना बीजेपी जो है एकदम ट्राउंस हो जाएगी, कम से कम एग्जिट पोल में ऐसा तो नहीं दिख रहा, क्या कहेंगे आप? नाविका जी देखिए, मेरा पूरा विश्वास है कि जब 4 तारीख को जब हकीकत में हम लोग देखेंगे कि चुनाव के नतीजे क्या हैं, जो ईवीएम में अभी बैठे हुए हैं, जिनके आंकड़े हम लोग सब उस दिन हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे, तो वो आज का जो भी एग्जिट पोल के जो नंबर्स आ रहे हैं उससे अलग होगा। और इंडिया अलायंस के लिए अब कितना आगे बढ़ेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर मेरा अभी भी विश्वास है कि इंडिया अलायंस का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन होगा। और मेरी भविष्यवाणी यही होगी कि हंग पार्लियामेंट होने वाला है। अच्छा। क्योंकि देखिए इस चुनाव में किसी अब आप हंग पर तो आ गए, अभी तक तो 295 बोल चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, एग्जिट पोल तक आप हंग पार्लियामेंट में आ गए हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। इस रेट पे चले तो अभी तो मैंने महाराष्ट्र नहीं देखा, पंजाब दिखाने वाली हूँ, हरियाणा दिखाने वाली हूँ, शायद तब तक हंग तक आ गई। ये हंग से कहां जाएगा? मैंने हंग पार्लियामेंट तो 4 बजे कहा था इस एग्जिट पोल के पहले, तो मैं अपना राय नहीं बदल रहा हूं, मेरा नजरिया वही है। तो संजय झा, कल की डिबेट से आज की डिबेट में आप फुल मेजॉरिटी से हंग पर आ गए। चलिए एग्जिट पोल्स को बख्श देती हूं, लेकिन अब तक फिर क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? देखिए नविका जी, कल भी हम लोग जब बात कर रहे थे और आप इसके पहले भी एक आंकड़ा आप पूछे तो मैंने बहुत साफ कहा था कि मुझे 375 to 400 एनडीए दिख रहा है, और ये आपके साथ भी बातचीत में मैंने कहा, उसके अलावा भी मैंने कहा। देखिए कोई भी चुनाव, और मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता था तो मुझसे कई लोग कहते थे कि कॉन्ट्राडिक्टरी आप क्यों बोल रहे हैं, मैं कहता था ये साइलेंट वेव का चुनाव है, शांत लहर का चुनाव। और मैं उसको उदाहरण से भी समझाता था कि जब कोई बहुत बड़ी नहर होती है, नदी होती है, तो एक समय के बाद उसका जल स्तर लोग कहते हैं ठीक है, उसके बगल से डर नहीं लगता, और छोटी नहर में भी पानी अचानक आ जाए तो लोग कहते हैं उधर ना जाओ भैया, बह हो जाओगे। तो ये जो स्थिति है, मुझे लगता है कि पूरे देश में लंबे समय के बाद एक किसी नेशनल पार्टी को इस तरह से समर्थन मिल रहा है, दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक, और ये जिसको हम कहते हैं ना कि देश की लीडरशिप पर नरेंद्र मोदी ब्रांड इस बार और मजबूत हुआ है। और उत्तर प्रदेश को लेकर एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए एसेट लायबिलिटी क्या है वो तो जब एक दूसरे को सीटें दे रहे थे तभी तय हो गया था। मेरा यह मानना है कि जो आंकड़े दिख रहे हैं इसका दोष भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 14 और 19 के मुकाबले वर्स्ट कैंडिडेट सिलेक्शन किया है नविका जी। मैं इसको बहुत पहले भी मैंने कहा था कि 15 से 17 सीटों पर भाजपा ने जो प्रत्याशी चुने हैं ये मोदी जी अपने कांधे पे खींच के वहां ले जा रहे हैं, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। फिर भी मुझे लगता है 70 के आसपास का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, जो 2014 में हुआ था, लगभग उसी के आसपास उत्तर प्रदेश में जाने वाले हैं। तो बिल्कुल वही 66 से 70 तक का हमने बताया है। अब महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ चुनाव की कहानी बदलने वाली है, लेकिन एनडीए को 26 सीटें और इंडिया अलायंस को 22 सीटें और अदर्स अन्य को 0। पिछली बार के चुनाव में एनडीए की 41 सीटें थी, यानी कि 15 सीटों का खामियाजा। और इंडिया गठबंधन उद्धव सेना के साथ जो आगे बढ़ रही है, कम से कम उन्हें उद्धव सेना का कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। और दूसरी तरफ एनडीए का वोट शेयर है 48%, इंडिया गठबंधन का 45%, अन्य का 7%। तो ये महाराष्ट्र का है। अगर हम पार्टी वाइज देखें तो पार्टी वाइज आपको बता दूं, बीजेपी 20 से 22, पिछली बार 23 थी, तो बीजेपी अपना ग्राउंड मानकर चल रही है। एनसीपी की अजीत पवार का फैक्शन 1 सीट। पीयूष जी बताएंगे ये कौन सी सीट है? सुप्रिया सुले जी वाली सीट है या कोई अन्य सीट है? ये वाली सीट है जो कि हमें हारते हुए नजर आई है। जो अजीत पवार जी की वाइफ है वो वहां से जीत सकते हैं।
तो सुप्रिया सूले अगर हारती हैं तो ये भी इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा फैक्टर होगा। शिवसेना शिंदे फैक्शन 4 सीटें, एक मिनट, हमने उद्धव सेना की 13 से 15 सीटें, कांग्रेस की 4 से 5 सीटें, एनसीपी जो शरद पवार वाली है 3 से 4 सीटें, अन्य 0 पर। यानी कि 13 से 15 सीटें जो उद्धव सेना की थी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और अगर कंपैरिजन देख लें तो पिछली बार के हिसाब से बीजेपी 23 सीटें थी पिछले 2 चुनाव में, इस बार 21 पर, शिवसेना 18 पर थी, इस बार 4 पर, और शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है वो 14 पर जाएगी। ये इस चुनाव का नतीजे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, कहीं ना कहीं जो नेचुरल अलायंस उद्धव ठाकरे के साथ थी वो ईगो बैटल में खामियाजा कर गई बीजेपी को, महाराष्ट्र के नंबर देखकर ऐसा लगता है? देखिए, नेचुरल अलायंस थी निश्चित रूप से। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के समय से हमारा एक नेचुरल अलायंस था जो वैचारिक था, परंतु अफसोस की बात वो किन परिस्थितियों में हुआ, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी। पिछले लोकसभा चुनावों में आप याद करिए, पिछले चुनाव में हमारे हर प्रत्याशी ने मोदी जी का फोटो लगा के चुनाव लड़ा था, इंक्लूडिंग शिवसेना, और उनके जो परिवार के लोग भी थे। अब बाद में वो अलग गए, मगर आपने जो बात कही ना नेचुरल अलायंस, उससे आप समझिए कि महाराष्ट्र का नेचुरल कलर कैसे बदला। अगर आप ये मान रही हैं कि शिवसेना नेचुरल अलायंस की तरफ थी, तो हमारे और प्लस आप उद्धव ठाकरे की शिवसेना का देखें, इसको मिला दीजिए तो सारा का सारा रंग तो भगवाई हो जा रहा है। तो ये महाराष्ट्र में तो ये डेसिमेट हो गए अगर एक तरीके से आप देखें तो। अगर आप इस एंगल, और एक और बात समझिए, संजय जी बैठे इस बात का जवाब देंगे, और भाटी जी भी, हम लोगों से बहुत पूछते थे कितने मुस्लिमों को टिकट दिए। मैं पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में 48 में कितने मुस्लिम टिकट दिए थे? 20% थे तो 10 तो देने चाहिए थे, एक भी नहीं दिया। शायद कहीं ना कहीं जो आपने नेचुरल की बात कही, नाविका जी, महाराष्ट्र में जो मुद्दे थे विकास आघाड़ी और सुधांशु जी को इस बात को आया था, वो चीज भी रिफ्लेक्ट हो रही। नाविका जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मुंबई में रहता हूं, और वहां पर भाजपा सरकार के विरुद्ध बहुत ही नाराजगी और लोग एक तरीके से बहुत ही नाखुश रहे हैं। और यहां पर जब अंतिम में जो नतीजे आएंगे 4 तारीख को, में कोई नुकसान नहीं है, 23 थी 22 है, इंडिया अलायंस के पक्ष में होगा, क्योंकि किसान जो है उन्होंने देखा है कि उनको कैसे इस सरकार ने नजरअंदाज किया। आपने देखा था आंदोलन जो हमारे मराठा समुदाय के लोगों ने किया था, गुजरात में कैसे जो महाराष्ट्र में जो कारोबार आने थे वो इन्होंने गुजरात की तरफ भेज दिया। ये सब बहुत ही केंद्रीय और मैं समझता हूं कि जज्बाती मुद्दे थे वहां पे, और इसीलिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना ऑपरेशन कमल लेके एनसीपी को तोड़ा, उद्धव शिवसेना को तोड़ा, देखिए लोगों को लगा कि ये किस तरीके की राजनीति की जा रही है। लेकिन और यही महाराष्ट्र में आप उसका मान गई, लेकिन आनंद रंगनाथन, बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन ये जरूर निकल कर आ रहा है कि उद्धव ठाकरे अब भी असली शिवसेना है, सिंबल चाहे जिसका हो। नहीं, ये बात कहीं हद तक ठीक है, लेकिन मैं संजय जी अपने प्रिय मित्र उनको ये कहूंगा कि यूपी तो अभी झांकी है, तमिलनाडु बाकी है। क्यों तमिलनाडु में आप क्या करवा रहे हैं? तमिलनाडु के नंबर तो हम दिखा चुके हैं। एक भी सीट नहीं मिलेगा तमिलनाडु में। नाविका जी, इन्होंने जो कहा याद रखिएगा, कह रहे हैं एक भी सीट नहीं मिलेगी, कह रहे हैं। वो तो देखेगा, लेकिन भाटी जी अगर महाराष्ट्र में इतना फेरबदल हो रहा है, बीजेपी तब भी अपनी सीटें रखती है, अलायंस पार्टनर को जरूर खामियाजा होता है, वो बात उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। इसकी वजह क्या है? नहीं, जब 4 तारीख को मतगणना होगी तो उत्तर प्रदेश में भी आपको परिवर्तन नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में बहुत डेंट लगना है बीजेपी को, बहुत सीटें कम होनी हैं, और रिजल्ट जो होंगे वो एग्जिट पोल के बिल्कुल इससे भिन्न होंगे। चलिए, और हमने बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो हमें सीटों की समझ है और जो चुनाव की समझ है, उसके आधार पर हम ये गारंटी दे सकते हैं कि हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर
होने वाला है। चलिए, मोदी की गारंटी से आपको दिक्कत है, आपकी गारंटी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 तारीख को भी हम आपसे मिलेंगे, लेकिन अब चलते हैं हरियाणा और पंजाब की तरफ। हरियाणा पहले देख लेते हैं। हरियाणा में 10 सीटों में से एनडीए को 7, इंडिया गठबंधन को 3, अन्य को 0, यानी कि यहां पर भी बीजेपी जो एंटी इनकम्बेंसी 2 बार की देख रही है, तब भी अगर 7 सीटें लेकर आती है और इंडिया गठबंधन की 3, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए शायद इतनी अच्छी खबर नहीं होगी। और वोट शेयर अगर देखें, एनडीए 48%, इंडिया गठबंधन 41%, अन्य 11%। पीयूष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि कहा जाता है कि हरियाणा का जाट और किसान ये 2 फैक्टर्स रहे इस चुनाव में। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो 100% का परफॉर्मेंस पिछली बार था, इस वजह से नीचे आया? जी नाविका जी, यहाँ पे जो जाट का हमने देखा है, जाट इस बार जो है वो इंडिया अलायंस या फिर मैं कहूँ कांग्रेस और वहाँ पे जो आप साथ में लड़ रही है उसकी तरफ है। दूसरा मैं ये कहूँगा जो हरियाणा में सबसे सरप्राइजिंग चीज़ मुझे देखने को मिली कि वहाँ पे जो सिटिंग एमपी थे, वहाँ पे मुझे जहाँ तक ज्ञात है वहाँ पे बहुत सारों के टिकट बदल भी दिए गए हैं। तो वहाँ पे सिटिंग एमपीज के ऊपर बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई एंटी इनकम्बेंसी है। किसानों का मुद्दा वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, अग्निवीर का मुद्दा वहाँ पे हाई है, और आपका जो रेसलर्स वाला मुद्दा है वो हाई है। इसी कारण जो है वो बीजेपी जो है अपनी सीटें लेकिन फिर भी सिर्फ 3 सीटें जा रही हैं, आपको लगता है ये सटीक है? जी देखिए, इसमें वही मैं बोल रहा हूँ, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर ये आता है वो है पीएम मोदी का, जो कि सिर्फ हरियाणा में मैं नहीं कहूँगा, अक्रॉस इंडिया है। पीएम मोदी का फैक्टर जो, क्योंकि अगर हम जब फील्ड पे जाते हैं, मेरी टीम जाती है, जब आप पूछते हैं कि भाई किसको वोट करेंगे, बीजेपी को, जब आप अगला फॉलोअप सवाल आता है बीजेपी को आप क्यों वोट करते, तो सीधा एक वर्ड का जवाब होता है मोदी जी। कमलाकर त्रिपाठी।